एक बड़ा सर्वे। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आज हम आपको यही बताएंगे क्या कहता है इंडिया का मूड। 300 दिन पूरे हो चुके हैं मोदी सरकार के, ऐसे में मोदी की विश्वसनीयता क्या है, उनकी सरकार की विश्वसनीयता क्या है, अरविंद केजरीवाल अपनी विश्वसनीयता को लेकर कहां तक पहुंचे हैं, इन पर हमने 15 राज्यों में 60 शहरों में लगभग 6000 का सैंपल साइज लेकर एक बड़ा सर्वे किया है और इस सर्वे के परिणाम हम आपको एक के बाद एक लगातार बताते रहे हैं। आइए सीधे चलते हैं मेरी सहयोगी एग्जीक्यूटिव एडिटर शीतल राजपूत के पास, जो हमें बताएंगी अब तक हमने सर्वे में क्या क्या बताया है और अगला सवाल क्या कहता है। बिल्कुल दीपक, हमने 4 सवाल अब तक इस सर्वे के लिए हैं और अगर इसका लबोलवाब हो, क्योंकि आप मोदी की विश्वसनीयता की बात कर रहे हैं, तो इन सवालों से ये निकल कर आता है जवाब से कि मोदी की विश्वसनीयता अभी भी बनी हुई है, बरकरार है। पहला सवाल हम लेते हैं। पहला सवाल जो हमने पूछा जनता से वो ये था कि क्या नरेंद्र मोदी आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। तो 63% जनता इस देश की और इस सर्वे में जिनसे हमने सवाल पूछे 63% जनता कहती है कि हाँ, मोदी अपनी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, उन तमाम वायदों पर खरा उतरेंगे जो उन्होंने लोगों से किए थे लोकसभा चुनाव के दौरान। दूसरा सवाल, क्या बीजेपी और संघ नेताओं के अनर्गल बयान जो आए दिन आते हैं मोदी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। 67% देश की जनता ये कहती है, समझती है कि हाँ, ये लोग मोदी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। तीसरा सवाल, क्या नरेंद्र मोदी की नाकामी से कांग्रेस मजबूत होगी। एक बड़ा फेरबदल अब जनता के मूड में दिख रहा है एक साल के अंदर। 47% लोगों की जो राय है और जनता का जो मूड है वो कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। अगर नरेंद्र मोदी फ्लॉप होते हैं या अपने वायदों पर खरे नहीं उतर पाते हैं तो 47% जनता ये मानती है कि कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा। लेकिन विरोधाभास देखिए, अगला सवाल, क्या राहुल गांधी कांग्रेस की वापसी करा सकते हैं। तो 47% जनता जो ये मानती है कि कांग्रेस को फायदा होगा, केवल 27% जनता को राहुल गांधी पर भरोसा होता हुआ दिख रहा है, जो अच्छी खबर नहीं है कांग्रेस के युवराज के लिए जो पहले ही कई दिनों से गायब है। अगला सवाल हम लें। 4 सवाल जो हमने अब तक दिखाए उनके नतीजे हमने दिखाए, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अभी भी लोगों का विश्वास नरेंद्र मोदी पर बना हुआ है। अगला सवाल, 5वां सवाल, आज की तारीख में देश का सबसे बेहतर प्रधानमंत्री कौन हो सकता है। तो एक बार फिर देखिए, जनता नरेंद्र मोदी के पक्ष में है 66%। 66% इस देश की जनता मानती है कि नरेंद्र मोदी ही देश के लिए सबसे अच्छे प्रधानमंत्री हैं। उसके बाद अगर देखें नंबर 2 पे कौन आता है, तो अरविंद केजरीवाल 13%, जो कि बहुत अच्छा मार्जिन नहीं है। राहुल गांधी को महज सिर्फ 10% मिलते हैं। दीपक सर, नंबर 2 पर अरविंद केजरीवाल, मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। क्यों? और अगर ये पिछले दिनों उतना हंगामा ना हुआ होता आम आदमी पार्टी में तो ये जो 13% है ये और आगे होता, क्योंकि इस कोई भी देश हो, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है उसकी कि वो हमेशा विकल्पों को अपने सामने रखता है। और इसका मतलब सीधा यह है कि दिल्ली से बाहर आज भी 13% लोगों की मन में अरविंद केजरीवाल एक अच्छे विकल्प हैं, एक अच्छे नेता बने हुए हैं। और अगर आप देखें कि जो अरविंद केजरीवाल ने किया दिल्ली के चुनाव में, जिस तरह का उनको हम सब उसमें नाकाम हो गए थे उस मूड को भांपने में, तो वो बता रहा है आपको, उसने बताया उस समय कि कहीं कुछ और बहुत गहरा कुछ परिवर्तन की लालसा कह लें या एक भावना है जो चल रही है, जो दिल्ली में भी चल रही थी और शायद देश में अभी भी है, वो कम हुई है लेकिन मिटी नहीं है। लोग नए विकल्प और बेहतर विकल्प की तलाश में अब भी हैं और पहले से घटा हुआ कद भले ही हो, लेकिन अभी भी उनमें उनको अरविंद केजरीवाल में कुछ आशा की किरणें दिखती हैं। कम से कम उन पुराने पारंपरिक जाने पहचाने और आजमाए हुए नेताओं से ज्यादा आज भी देश को उनसे उम्मीदें हैं। ये कुछ इसका मतलब है। प्रदीप सिंह जी, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, उसके बाद कमीने, फिर उसके बाद और कई सारे डैश वर्ड निकलना, उसके बाद भी एक क्रेडिबिलिटी। तुलना किससे हो रही है? राहुल गांधी से, जिनसे मतलब ऐसा लगता है ये 10% का जो आंकड़ा आया है राहुल गांधी के पक्ष में, मुझे लगता है इसमें 80-90% तो कांग्रेस के वोटर या समर्थक होंगे, उससे बाहर शायद ही। रीता जी का दिल न दुखाइए। नहीं, अब ये सच्चाई है, उनको स्वीकार करनी पड़ेगी। जनता एक के बाद एक जो जनादेश दे रही है उससे बड़ा स्पष्ट है।
और दूसरी चीज ये देखिए कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी अभी तक एक क्षेत्रीय पार्टी है, दिल्ली की पार्टी है जो पूरा राज्य भी नहीं है। उसका मुख्यमंत्री या उसका नेता अगर एक राष्ट्रीय पार्टी जो 129-30 साल पुरानी पार्टी है उसके नेता से लोकप्रियता में आगे है, तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बुरी खबर है। और बीजेपी के लिए इस मायने में अच्छी खबर है कि जो उनका विकल्प के रूप में जिस नेता को लोग देखते हैं वो दिल्ली से बाहर अभी निकलने को तैयार नहीं है। तो इस नाते बाय डिफॉल्ट एक तरह से बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा कि लोग राहुल गांधी को विकल्प के तौर पर देख नहीं रहे, जिसको सबसे ज्यादा चाहते हैं विकल्प के तौर पर वो दिल्ली से बाहर अभी जाने को तैयार। दीपक, एक जल्दी से टिप्पणी अगर आप इजाजत दें तो मैं कह दूं कि एक अद्भुत चीज देखने को मिल रही है। एक ही स्केल पर अगर आप देखें तो एक तरफ नरेंद्र मोदी ने जो जितनी ज्यादा और जितने कम समय में जितनी तेज आशाएं जगाई थी, ऊंची आशाएं जगाई थी, उतने ही लगभग कम समय में और उतनी ही तेजी से राहुल गांधी ने लोगों को निराश किया है, यानी उनका ग्राफ नीचे गया है। ये मैं एक अद्भुत समीकरण पाता हूं। राहुल गांधी से निराशा तो लगातार लेकिन 10 साल हो गया उनको, 10 साल हो गए, लेकिन इस बीच उनके फलक पर नरेंद्र मोदी तो 1-1.5 साल से उनकी सीधी टक्कर इस बीच तो उन्हीं से रही ना। हाँ, फिर भी राहुल गांधी का ग्राफ लगातार नीचे गया है। बिल्कुल। रीता जी निराश मत होइए, यहाँ बिछड़े सभी बारी बारी हैं। अरे भाई, सब लोगों को बोल लेने दीजिए तो मुझे भी मौका दीजिए। नहीं, मौका मिल चुका है आपको, मौका। ठीक है, मैं अब 2 बातें कहना चाहती हूँ। पहली बात तो जो आपकी स्टडी हुई है, सर्वे हुआ, उसमें एक बात तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ गिर रहा है। और गिरा नहीं है, 68% है। वो पहले से गिर रहा है, बीजेपी नहीं गिर रहा है। बीजेपी का ग्राफ, कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है, ये तो मान रहे ना। नहीं बढ़ रहा है। तो तभी बढ़ रहा है जब बीजेपी से लोग हताश हो रहे हैं। भाई 40% लोग कह रहे हैं कि बीजेपी नीचे जाएगी तो कांग्रेस को लाभ होगा। इस पे विचार मंथन शुरू हो गया। दल के नाते जो है मतलब लोगों का विश्वास तो फायदा होता ही है जो पर यहाँ कम हो रहा है। दूसरा है, यहाँ पर ये फायदा जो पर्सनैलिटी बेसिस है दीपक जी, वो आपका हो रहा है। रीता जी मुझे सिर्फ पॉइंट एक्सप्लेन करके दीजिए। मैं बोलती हूँ तो सब बोलने लगते हैं। नहीं, आप कुछ इस पे 1 मिनट, आप मुझे 2 मिनट दीजिए बोलने के लिए। एक लाइन। यहाँ पर फायदा पर्सनैलिटी के बेस पर आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है, बस। आपको मतलब आम आदमी पार्टी। देखिए भाई, आप बात समझने की कोशिश करिए, आपने भी बहुत राजनीति देखी है। अभी कहीं कोई सरकार नहीं बन रही है, कहीं कोई चुनाव नहीं है। 10 महीने में मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का मूल्यांकन हो रहा है। वो गिरेंगे, कौन ऊपर आएगा, ये बात की बात है। सबसे पहली बात तो यह है कि आज अगर भारतीय जनता पार्टी में लोगों को संदेह शुरू हो गया है, चाहे विचारी मंथन हो रहा है कि जाएंगे, तो इसके कारण तो देखिए कि इन्होंने कितने झूठ के आधार पर सरकार बनाई और मोदी जी का जो सर्वज्ञाता होने का जो अहंकार है और जिस तरह से संघ परिवार अपने आप को संचालित कर रहा है, ये देश लोकतांत्रिक परंपराओं में विश्वास करता है और इसको पसंद नहीं कर रहा है। अभी भी उनको उम्मीद है कि मोदी जी अंकुश लगाएंगे, मोदी जी विकास करेंगे, मोदी जी रोजगार देंगे, मोदी जी मेक इन इंडिया को सक्सेसफुल करेंगे। लेकिन अभी 1 साल आप और रुकिए और आप देखिएगा, क्योंकि इनकी जो कार्य पद्धति है ये बहुत ही दोषपूर्ण है। अब आ जाइए केजरीवाल जी पर। केजरीवाल जी की छवि खुद बहुत गिरी है इस बीच, क्योंकि जिस शख्स ने लोकतंत्र की बात की, लोकपाल की बात की, जिन्होंने शुचिता की बात की राजनीति में, जिन्होंने कहा कि मैं अलग तरह की राजनीति देना चाहते हैं, वो आप सबको कहते हैं षड्यंत्रकारी हैं, बेईमान हैं, ये सब ब्लैकमेलर्स हैं। अब उनको लोकतंत्र में अपने अलावा कोई ईमानदार नजर नहीं आ रहा। और जिस तरह से उन्होंने अपने संस्थापक सदस्यों को निकाला, आप 1 साल रुक जाइए उनके लिए भी। कांग्रेस पार्टी ने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, हम बहुत ऊंच नीच देख चुके हैं। हमारी बड़ी सेफ पॉलिटिक्स है, हम लोग हर वक्त सत्ता की राजनीति नहीं करते। वर्तमान में किसानों का मुद्दा है, वर्तमान में बिजली का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, यहाँ पर हमारे एक्सपोर्ट्स निर्यात गिर गए हैं, हमारा जो उत्पादन है गिरता चला जा रहा है। तो इन सब चीजों पर हम चिंतित हैं, सरकार को खींच रहे हैं, सरकार को कह रहे हैं अपने वादे पूरे करो। मेरे लिए अभी ये विषय नहीं है कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, मेरे लिए विषय ये है कि 4 साल में देश बचेगा कि नहीं बचेगा। ये इसलिए कांग्रेस संघर्ष कर रही है।
मतलब नरसिम्हा राव साहब 4 साल में देश बचेगा नहीं। रीता बहुगुणा जोशी जी ने ओपन चैलेंज दे दिया आपको। न, लेकिन असली जो भाषा है, असली जो संकट है कांग्रेस के लिए वो ये है कि कांग्रेस 4 साल में बचेगी नहीं बचेगी। क्या कांग्रेस मुक्त भारत नरेंद्र मोदी जी का जो है, भारतीय जनता पार्टी का है, क्या ये साकार होगा? ऐसे जो चिंतन, ऐसा कोई डर कांग्रेस में पैदा हुआ है, तो इसलिए भारत का कुछ नहीं होने वाला है। अगले 4 साल में तरक्की होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी के सरकार में विकास होने वाला है। तो कांग्रेस पार्टी का छुट्टी होने वाला है। इसी बात को लेकर कांग्रेस पार्टी के अंदर एक तरह की डर का भाव पैदा हुआ है और परिवार के अंदर भी इस स्थिति से हम कैसे निपटें, इससे कैसे बाहर निकलें, इसको लेकर चिंतन परिवार में है, खींचतान है परिवार में, जो बाहर ये खबरें नहीं आ रही है। आप कुछ दिन इंतजार करिए, ये भी खबरें मीडिया में आने शुरू हो जाएंगे। मीडिया में आनी शुरू हो जाएंगी। यहां पर बड़ा सवाल कि डिफरेंट स्टेट्स क्या कहती हैं। शीतल बताइए, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और साथ ही साथ बिहार क्या कहता है? बिहार इसलिए क्योंकि वहां पर इलेक्शन होने वाले। बिल्कुल दीपक, हम शुरुआत उत्तर प्रदेश से करते हैं। अगर इन तमाम 5 सवाल जो हमने अभी तक जिनके आंकड़े देशव्यापी सर्वे से बताए हैं, हम उत्तर प्रदेश से शुरुआत करते हैं। यूपी में जब हमने पहला सवाल पूछा जनता से कि क्या नरेंद्र मोदी आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, तो 65% जनता यूपी की कहती है कि हाँ, नरेंद्र मोदी हमारी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। यूपी जिसने बड़ा भारी मैंडेट दिया था बीजेपी को लोकसभा चुनाव के दौरान, अभी भी यह विश्वास बना हुआ है। दूसरा सवाल, क्या बीजेपी और संघ नेताओं के अनर्गल बयान मोदी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं? तो 77% उत्तर प्रदेश की जनता कहती है कि हां, ये मोदी के लिए बड़ी मुश्किल है। तीसरा सवाल यूपी की जनता के सामने था, क्या मोदी की नाकामी से कांग्रेस मजबूत होगी? तो 57%, एक बड़ा वर्ग ये कह रहा है कि हां, कांग्रेस से इससे बल मिलेगा। चौथा सवाल जो हमने यूपी की जनता से पूछा वो ये था, क्या राहुल गांधी कांग्रेस की वापसी करा सकते हैं? तो सिर्फ 21% यूपी की जनता को लगता है कि हां, राहुल गांधी कांग्रेस की वापसी करा सकते हैं। यूपी जहां उनका संसदीय क्षेत्र है, जहां उन्होंने कितने कैंपेन किए हैं, हमने उन्हें गोरखपुर से ट्रेन में जाते देखा, कलावती के घर जाते देखा, तमाम तरह की उन्होंने फोकस जो थी वो उत्तर प्रदेश में लगाई, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ 21% यूपी की जनता को राहुल पर भरोसा है, लेकिन 57% जनता जो है वो कांग्रेस पर भरोसा जता रही है अगर मोदी नाकामयाब होते हैं। 5वां सवाल, आज की तारीख में देश का सबसे बेहतर प्रधानमंत्री कौन हो सकता है? तो 68% यूपी की जनता को भरोसा नरेंद्र मोदी पर ही है और उसके बाद नंबर आता है 15% अरविंद केजरीवाल का। हालांकि बनारस में उनका क्या हाल हुआ था वो हमने देखा, लेकिन शायद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के चुनाव के बाद उस इमेज को रिडीम किया है और वही हमें असर देखने को मिल रहा है कि राहुल गांधी से आगे वो यूपी में भी हैं। राहुल गांधी सिर्फ 13% लोगों की चॉइस है पीएम के लिए, जबकि अरविंद केजरीवाल यूपी के 15% जनता की चॉइस है। उन्हें लगता है कि वो अच्छा पीएम हो सकते हैं। इसके बाद हम दिल्ली के आंकड़े देखते हैं। दिल्ली जहां पर हाल ही में चुनाव हुआ और जहां पर क्लीन स्वीप अरविंद केजरीवाल की पार्टी को मिली थी, वहां पर पहला सवाल हमारा जनता से था, क्या नरेंद्र मोदी आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? तो यहां 57% जनता को उम्मीद है नरेंद्र मोदी की। हालांकि मेजॉरिटी से ज्यादा है ये भी, लेकिन फिर भी बाकी राज्यों के मुकाबले और ओवरऑल आंकड़ों के मुकाबले दिल्ली में थोड़ा सा आंकड़ा कम है। 57% जनता को लगता है कि नरेंद्र मोदी आगे उम्मीदें पूरे करेंगे। दूसरा सवाल, क्या बीजेपी और संघ नेताओं के अनर्गल बयान मोदी की मुश्किलें बढ़ा रही है? 49% जनता कहती है कि हां, ये मोदी के लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है। तीसरा सवाल, क्या मोदी की नाकामी से कांग्रेस मजबूत होगी? 44%, फिर एक बड़ा आंकड़ा, 44% जनता को लगता है कि मोदी का नुकसान कांग्रेस का फायदा होगा। चौथा सवाल, क्या राहुल गांधी कांग्रेस की वापसी करा सकते हैं? और ये अब तक का सबसे हाईएस्ट परसेंटेज है राहुल के लिए, हालांकि ये भी 30% तक नहीं पहुंच पाया है। 28% जनता दिल्ली की मानती है नुकसान कांग्रेस का फायदा होगा। चौथा सवाल, क्या राहुल गांधी कांग्रेस की वापसी करा सकते हैं? और ये अब तक का सबसे हाईएस्ट परसेंटेज है राहुल के लिए, हालांकि ये भी 30% तक नहीं पहुंच पाया है। 28% जनता दिल्ली की मानती है कि राहुल गांधी कांग्रेस की वापसी करा सकते हैं। आज की तारीख में कौन देश का सबसे बेहतर प्रधानमंत्री होगा? बावजूद इसके कि केजरीवाल को बड़े मैंडेट के साथ दिल्ली की जनता लाई, 53% जनता नरेंद्र मोदी को बेहतरीन प्रधानमंत्री के तौर पर देखती है, दिल्ली की भी। और
अरविंद केजरीवाल के पक्ष में 21% जनता का वोट गया है। अगला राज्य बिहार है जो सबसे अहम है क्योंकि वहां विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं इसी साल। वहां अगर हमने जो 5 सवाल पूछे उनका हम नतीजा देखें। पहला, क्या नरेंद्र मोदी उम्मीद पर खरा उतरेंगे? 70% बिहार की जनता को नरेंद्र मोदी पे पूरा भरोसा है। अच्छी खबर ये बीजेपी के लिए। क्या बीजेपी और संघ नेताओं के अनर्गल बयान मोदी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं? 76% जनता को लगता है कि अब ये बयानबाजी रुकनी चाहिए और नरेंद्र मोदी को कुछ करना चाहिए क्योंकि इससे उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। तीसरा सवाल, क्या मोदी की नाकामी से कांग्रेस मजबूत होगी? बाकी इलाकों की तरह यहां भी 43% जनता कांग्रेस को मजबूत होता हुआ देखती है। चौथा सवाल, क्या राहुल गांधी कांग्रेस की वापसी करा सकते हैं? नहीं 66% और केवल 25% हां है। पांचवा, आज की तारीख में देश का सबसे बेहतर प्रधानमंत्री कौन हो सकता है? 75% बिहार की जनता नरेंद्र मोदी को आज भी बेहतर प्रधानमंत्री के तौर पर ऑप्ट कर रही है। और 13, यहां सरप्राइजिंगली सोनिया गांधी की एंट्री होती है। 13% बिहार की जनता को लगता है कि सोनिया गांधी अच्छी प्रधानमंत्री हो सकती है। राहुल गांधी 6, अरविंद केजरीवाल 6। लेकिन मैं ये कहूंगी कि बिहार के आंकड़े जो आए हैं वो बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा खुश होने का सबब मुझे दिखाई देते हैं क्योंकि वहां पे चुनाव है। बिल्कुल, वहां पर चुनाव है, लेकिन उत्तर प्रदेश के आंकड़े जो हैं वो भी राहत देने वाले नहीं हैं। कम से कम कांग्रेस पार्टी के लिए वहां उन्हें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी अगर कहा जाए तो राहुल गांधी 13% और अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता वहां पर 15% है। आखिर उत्तर प्रदेश में ऐसा क्यों? लेकिन हम इस बहस पर आगे बढ़े उससे पहले आपको एक बड़ी खबर बता देते हैं। 8 तारीख को होने वाला मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार फिलहाल टल गया है। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक शिवसेना और पीडीपी ने कैबिनेट में शामिल होने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद 8 अप्रैल को होने वाला मंत्रिमंडल का विस्तार टाल दिया गया है। दरअसल महबूबा मुफ्ती के कैबिनेट में शामिल होने को लेकर पीडीपी के अंदर विरोध ही विरोध था और साथ ही साथ शिवसेना भी अनिल देसाई को जो राज्य मंत्री का पोर्टफोलियो देने की बात कही जा रही थी उसको लेकर काफी नाराज बताया जा रहा था। इसीलिए दोनों ने कैबिनेट में जगह लेने से इनकार कर दिया। इसके पास प्रधानमंत्री मोदी के पास और कोई चारा नहीं रहा और उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार को टाल दिया। ये आपकी बड़ी खबर है। हम अपनी बहस को आगे बढ़ाते हैं, सीधे चलते हैं जनता दल यूनाइटेड के नेता केसी त्यागी जी के पास। त्यागी जी, मेरा सीधा सवाल है, बिहार के लोग अभी भी मोदी पर भरोसा कर रहे हैं। ऐसे में जो नवंबर में चुनाव होने वाले हैं वहां पर तो मोदी को उतार कर ही बीजेपी चुनाव लड़ने वाली है। आपकी मुश्किलें बढ़ने वाली नहीं है? दिल्ली में भी मोदी जी को आगे रख करके चुनाव लड़ा गया था, ये प्रचार करके कि दिल्ली का जो मूड है वो देश का मूड है। तो दिल्ली का मूड ही अगर देश का मूड है तो फिर बिहार में तो वो मूड उस तरह से काम नहीं कर पाएगा जिस तरह से दिल्ली में काम नहीं किया। स्थानीय कोई नेता उस पार्टी के पास वहां पर है नहीं। और जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, जितने भी राजनीतिक सर्वे हुए हैं लोकसभा चुनाव के दौरान, जब नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में बहुत वातावरण था तब भी 67% लोगों ने उनके काम से संतुष्टि अपनी जताई थी। इसलिए पिछले 8-9 वर्षों में जो हम लोगों ने वहां विकास को लाने का पटरी पे प्रयास किया है, हमारा ऐसा मानना है कि वहां पर किसी विकल्प के अभाव में, मतलब वहां पे जैसे देश में मोदी जी का विकल्प नहीं था, बिहार में भी श्री नीतीश कुमार जी का विकल्प नहीं है। और जहां तक प्रधानमंत्री का आप जिक्र कर रहे हैं, तो चूंकि कोई वायबल अल्टरनेटिव नहीं है क्रेडिबल, जिसका भी प्रदीप जी जिक्र कर रहे थे, तो उस एब्सेंस में चूंकि करिश्माई अंदाज से जब कोई नेता चुनाव में जीत करके आते हैं तो उन पर खरोंच आने में समय लगता है। इंदिरा जी 3 साल के बाद खराब होना शुरू हुई थी। जनता पार्टी जिसमें मैं भी था वो भी 1.5 साल के बाद खराब हुई थी। वीपी सिंह जी की पार्टी में भी मैं एमपी था, उसको भी 1 साल खराब होने में लगा। तो इसको तो 10 महीने में कई खरोंचें आ रही हैं। एक तो विश्वास में थोड़ी सी कमी ये आ रही है कि चुनाव में वायदे ज्यादा कर दिए गए, सीमा से रोज अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। 56 इंच का सीना भी कहीं नहीं दिख रहा है। और दीपक जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप ग्रामीण भारत में एक सर्वे अलग से कराइए। अगर 100 में से 10% आदमी कहें
कि वो मोदी सरकार से प्रसन्न हैं, तो मैं मान जाऊंगा कि उनकी लोकप्रियता है। 1 लाख करोड़ रुपए की फसल बर्बाद हो चुकी है, पिछले साल का भी मुआवजा मिला नहीं है। हरियाणा में 200 रुपए एकड़ के हिसाब से मुआवजे बट रहे हैं। पहले सुसाइड करते थे, अब दिल का दौरा पड़ रहा है देख करके फसल को टूटी हुई को। जो प्रक्रिया है बांटने की, अब पहले राज्यों से रिपोर्ट आएंगी, फिर कृषि मंत्रालय में आएंगी, फिर जाएंगी वित्त मंत्रालय में, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए होम मंत्रालय में जाएंगी, और कितना किसान और मर चुका होगा उसका कल्पना आप कर सकते हो। तो रूरल इंडिया का ये मैप नहीं मैं मानता हूं। और जिस भूमि अधिग्रहण को लेकर के प्रधानमंत्री से लेकर के और जो आपके पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हैं कि हमें कोई परवाह नहीं, कोई भी परिणाम हो, ये लोकतंत्र की भाषा नहीं। लोकतंत्र की भाषा है कि अगर गांव के लोगों को अच्छा नहीं लगता है, हम विपक्षी दल के साथ भी बैठ के बात करेंगे और किसानों के साथ ही बैठकर बात करेंगे। ये पाकिस्तान के नरसिम्हा राव साहब से जवाब लेते हैं। नरसिम्हा राव साहब, क्विकली, के किसानों के साथ की भाषा नहीं है जी। आप देखिए, मैं 2-3 विषयों पर रिएक्ट करना चाहूंगा जो त्यागी जी ने कहा है। पहला विषय, यदि आपकी स्थिति बहुत अच्छी रही, क्या फिर आपको लालू यादव जी से मिलने की क्या जरूरत पड़ी है? जिसके खिलाफ, जिस जंगल राज को मुक्ति, जो आपको जंगल राज से मुक्ति दिलाने के लिए हमने मिलकर चुनाव लड़े थे, तो फिर आपकी क्या जरूरत पड़ी उनसे मिलके? नहीं, आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं। तो आपका जो ये आपकी जो दावे हैं बिल्कुल खोखले हैं, इससे साबित हो जाता है। आप अभी की नीतीश कुमार जी का राज जो है, ये जंगल राज सीरीज नंबर 2 के रूप में देखा जा रहा है। और ये जो आपके दोनों का विलय का जो बात चल रहा है जनता दल परिवार का, ये विलय के पहले ये टूट सकता है। तो आप बिहार के चुनाव तक एक साथ नहीं रह सकते हैं, और जनता का विश्वास खत्म हो चुका है। नीतीश कुमार जी वो नहीं रहे हैं जो हमारे साथ जब मिलकर सत्ता में थे। एक विकास की जो सरकार हमने मिलकर दिया था, वो नीतीश कुमार अभी नहीं रहे हैं। आप नीतीश कुमार जी को दूसरी बार मैंडेट जो मिला था, वो लालू यादव जी के डर के भावना से लोगों ने वोट दिया था। अब आप दोनों साथ में हैं, तो इसलिए आप दोनों से छुटकारा लेने के लिए जनता वोट करेंगे। और इसलिए आप हमारी कमजोरी के बारे में स्टेटमेंट करने के पहले आप अपनी कमजोरियों के बारे में थोड़ा उस पर रोशनी डालेंगे तो बेहतर होगा। चलिए, मैं रुकूंगा एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि नीतीश कुमार की विश्वसनीयता ज्यादा भारी है। जहां तक बिहार में अगर नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता की बात करी जाए तो त्यागी साहब, मेरा सबसे पहला सवाल, नीतीश कुमार जी ने दावा किया था आज से लगभग 4 साल पहले कि अगर बिहार के गांव-गांव में मैंने 2015 तक बिजली नहीं पहुंचाई तो मैं अगली बार वोट मांगने नहीं जाऊंगा। किस मुंह से जाएंगे वो वोट मांगने? कोई गांव ऐसा नहीं है बिहार का जिस गांव में विद्युतीकरण ना हो चुका हो। कोई भी गांव, मैं ऑन रिकॉर्ड आपके चैनल पे कह रहा हूं, बिजली कोई गांव ऐसा नहीं है बिहार का जिस गांव में विद्युतीकरण ना हो चुका हो। कोई भी गांव, मैं ऑन रिकॉर्ड आपके चैनल पे कह रहा हूं। बिजली पूरे समय आती हो, 24 घंटे आती हो, मैं दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन पूरे बिहार का इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। खंबे लगे वहां खाली, इसलिए वो वोट मांगने जाएंगे और इसलिए उनको वोट मिलेगा। खंबे लगे खाली, तारे नहीं लगी। खंबे नहीं, बिजली भी लगी है। आपका सर्वे नहीं, तारे भी लगी हैं, उसमें पकड़ करके आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। हजारों पकड़ कर मैं देखूंगा, लटक कर भी मैं देखूंगा, और मुझे पता है उसमें बिजली नहीं होगी। आपका मुस्कुराना गजब ढा गया। नहीं, आप खुद मत देखिएगा, आप मेरे मित्र हैं। नरसिम्हा राव साहब, क्या कहेंगे आप? ऐसे इसी देखिए, सभी विलेजेस में खंभे खड़े हो गए, जैसा आपने कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया, लेकिन वहां बिजली जब पटना में नहीं आती है, शहरों में नहीं आती है, तो गांवों में वो कह रहे हैं 24 घंटा नहीं आती है। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं
ऐसे हजारों विलेजेस हैं जहां बिजली आती ही नहीं है। तो इसलिए वहां जनता को कोई उम्मीद नहीं है। इस बिजली के मामले में बहुत पूरी तरह फेल हो चुका है। मैं आपको मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल देना चाहूंगा दीपक जी, जो जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री रहे वहां 10 साल पहले, 11-12 साल पहले, तब जो स्थिति थी और आज मध्य प्रदेश में आप जाकर देखिए, हर गांव में 24 घंटे घरेलू पर्पसेस के लिए 24 घंटा बिजली दे रहा है मध्य प्रदेश, और बिहार वहीं का वहीं रह गया। बिहार में कोई विकास नहीं हुआ है। तो एक बहुत बड़ी मैं समझता हूं एक फेल्यूर रहा है बिहार के गवर्नेंस के मामले में। प्रदीप सिंह जी, बिहार में क्या हर गांव में बिजली है? नहीं, मतलब बिजली, बात नरसिम्हा राव साहब की सही है कि पूरे देश की स्थिति है, बिहार में और ज्यादा बुरी है। भाई कितनी जनरेशन, त्यागी जी ये बता दे, बिहार में कितनी बिजली पैदा होती है और सरकार कितनी बिजली खरीदती है, उसी से पता चल जाएगा बिजली कितना आती है। लेकिन दीपक जी, मेरा एक बड़ा सवाल है, बिहार में नीतीश कुमार, मेरा मानना है, देश के ऐसे नेताओं में थे, गैर भाजपा और गैर कांग्रेस नेताओं में, जिनमें इस बाकी बिरादरी का सर्वमान्य नेता बनने के सारे गुण मौजूद थे। उनकी इंटीग्रिटी पर कोई डाउट नहीं है, उनकी प्रशासनिक क्षमता पर कोई संदेह नहीं कर सकता है, उनकी राजनीतिक समझ पर संदेह नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी का, मेरा मानना है, अगर मैं गलत साबित हो जाऊं तो बड़ी अच्छी बात होगी, लालू प्रसाद यादव के साथ जाने का उनका फैसला एक तरह से राजनीतिक आत्महत्या जैसा है। जो उन्होंने गवर्नेंस के जरिए 8 साल में कमाया, जो उन्होंने पिछले 10-15 साल में लालू विरोध के, जंगल राज के विरोध में अपनी छवि बनाई, पार्टी की छवि बनाई, जो कमाया था, उसको इस फैसले से उन्होंने गंवा दिया। उसका उनको राजनीतिक लाभ हो सकता है ना हो। अगर वो लालू प्रसाद यादव के साथ न जाते तो उनकी न केवल बिहार में बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में उनकी जगह की संभावना बनी रहती। लालू प्रसाद यादव के साथ जाकर उन्होंने अपने किए हुए को ही अनकिया कर दिया है। इसकी समझ उनको 2015 के विधानसभा चुनाव के बाद आएगी। देखिए, उन्होंने अपने को किस प्लेटफॉर्म पे खड़ा किया। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव आपको जंगल राज की ओर ले गए, लालू प्रसाद यादव आपको परिवारवाद की राजनीति की ओर ले गए, लालू प्रसाद यादव आपको भ्रष्टाचार की राजनीति की ओर ले गए, लालू प्रसाद यादव आपको विकास विरोधी राजनीति की ओर ले गए, हम इन सब से आपको मुक्ति दिलाएंगे। बिहार के लोगों ने भरोसा किया, नीतीश कुमार ने परफॉर्म करके दिखाया। उसके बाद अगर वो लालू प्रसाद यादव के साथ जाते हैं तात्कालिक फायदे के लिए, जो कि मेरा मानना है कि शायद न भी हो, तो ऐसी हालत में उन्होंने अपना और बिहार दोनों का नुकसान किया है। उन्होंने बिहार में एक नई उम्मीद जगाई थी और देश भर में उनके लिए, जो अभी त्यागी जी बात कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी का जब की इतनी लोकप्रियता थी लोकसभा चुनाव के समय, तब भी 67% लोग उनके काम से खुश थे। सही बात है, तब भी लोकसभा चुनाव में लोग कहते थे कि लोकसभा में मोदी को वोट दे रहे हैं, विधानसभा में नीतीश कुमार को देंगे। मुझे नहीं लगता कि अब बिहार में ऐसी स्थिति होगी। तो नीतीश कुमार ने अपना, बिहार का और राष्ट्रीय राजनीति तीनों का नुकसान किया है इस एक फैसले से। और वैसा भी सर कहा जाता है कि उम्मीद का मर जाना सबसे खतरनाक। बिल्कुल। तो आइए सीधे चलते हैं शीतल के पास। क्या केजरीवाल को लेकर उम्मीद मरी है? यही सवालों के जवाब जानते हैं, उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल दीपक, छठा सवाल अरविंद केजरीवाल से जुड़ा हुआ है और उम्मीद, अगर मैं इन सवालों का नतीजा देख रही हूं तो उम्मीद वाकई कुछ मरती हुई, कम होती दिख रही है। पहला सवाल केजरीवाल से जुड़ा ये था कि केजरीवाल ने जिस तरह पार्टी के बड़े नेताओं को निकाला, क्या इससे उनकी इमेज को धक्का पहुंचा है? प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव के साथ जो सब हुआ और तमाम जो तमाशा पिछले कुछ समय से चल रहा है, क्या इससे उनकी छवि को नुकसान हुआ है? तो 65% जनता मानती है कि हां, इससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है। सिर्फ 27% को लगता है कि इसका कोई खास असर नहीं हुआ है। अगला सवाल, 7वां सवाल, क्या आप केजरीवाल को बेहतरीन मुख्यमंत्री मानते हैं? तो दीपक, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा नुकसान यहीं पर इस सर्वे में मुझे होता हुआ दिख रहा है, जहां सिर्फ
फीसदी जनता मानती है कि केजरीवाल बेहतरीन मुख्यमंत्री है। ये वही जनता है जिसने 67 सीट विधानसभा में दिलाई दिल्ली में और इतना जबरदस्त बहुमत दिया उनको, केजरीवाल को। उसके बावजूद अब हाल के जो विवाद हुए उसके बाद सिर्फ 36% जनता को लगता है कि केजरीवाल बेहतरीन मुख्यमंत्री हैं और 58% एक बहुत बड़ा वर्ग जो है उसे केजरीवाल पर मुख्यमंत्री के तौर पर भरोसा नहीं है। साथ ही साथ हम दिल्ली के आंकड़े भी ले लेते हैं क्योंकि ये केजरीवाल से जुड़ा हुआ मसला है। तो दिल्ली में आज की तारीख में माफ कीजिएगा, छठा सवाल था, केजरीवाल ने जिस तरह पार्टी के बड़े नेताओं को निकाला, क्या इससे उनकी इमेज को धक्का पहुंचा है? 64% दिल्ली की जनता को लगता है कि हाँ, इससे उनकी इमेज कोरोड हुई है, उनकी इमेज को काफी धक्का लगा है। अगला सवाल, क्या आप केजरीवाल को बेहतरीन मुख्यमंत्री मानते हैं? तो बड़ा सेटबैक इस सर्वे में केजरीवाल के लिए, सिर्फ 38% जनता को आज ये लगता है, और ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, 2 महीने से भी कम का वक्त है, सिर्फ 38% जनता को लगता है कि केजरीवाल बेहतरीन मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली की जनता की हम यहां बात कर रहे हैं। दीपक, तो दोनों सवालों में झटका लगते हुए केजरीवाल को सवाल यह है कि 2 महीनों के अंदर, 2 महीने हुए सर, लगभग 2 महीनों के अंदर क्यों, 2 महीनों के अंदर क्यों, ये एक सबसे बड़ा सवाल है कि 2 महीनों के भीतर आखिर केजरीवाल की साफ सुथरी छवि क्यों धूमिल हो गई, क्यों गंदी हो गई, सुपर ऋण की चमकार आखिरकार गई कहां? इसी सवाल पर बड़ी बहस होगी। प्रदीप सिंह जी, 2 सवाल। एक तो केजरीवाल ने जिस तरह पार्टी के बड़े नेताओं को निकाला, क्या इससे उनकी इमेज को धक्का पहुंचा है, निगेटिव में जाता है? क्या आप केजरीवाल को बेहतर मुख्यमंत्री मानते हैं, निगेटिव में जाता है, क्यों? नहीं, देखिए, एक चीज तो ये है कि पिछले 1.5-2 महीने से जो कुछ हुआ वो अरविंद केजरीवाल की पिछले 2.5-3 साल में जो छवि बनी थी उसके ठीक विपरीत था। अरविंद केजरीवाल का ये पक्ष लोगों को मालूम नहीं था, तो उनके समर्थक और शायद उनके विरोधी भी हतप्रभ है। सबको लग रहा है कि ऐसी उम्मीद तो नहीं थी, ऐसे तो नहीं थे अरविंद केजरीवाल। और जिस तरह से उन्होंने अपने वरिष्ठ साथियों के साथ जो व्यवहार किया है उससे और उनकी छवि को भी नुकसान पहुंचा है, उनकी पार्टी की भी छवि को नुकसान पहुंचा है। देखिए, ये सही बात है कि अरविंद केजरीवाल सबसे लोकप्रिय नेता है आम आदमी पार्टी के, उन्हीं के नाम पर वोट मिला है, इतने विधायक उनके नाम पर जीत कर आए हैं, सरकार उनकी वजह से बनी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल आज जो कुछ है, उनका जो राजनीतिक व्यक्तित्व है, उसको गढ़ने में योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण और आनंद कुमार ऐसे लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। वो मास लीडर भले ना हो, लेकिन पार्टी की छवि और नेता की छवि को गढ़ने, उसको आगे बढ़ाने में इन दोनों की बहुत बड़ी भूमिका थी। तो एक पक्ष जो राजनीतिक पक्ष था अरविंद केजरीवाल का, जो पारदर्शिता की बात करता था, जो मैक्सिमम डेमोक्रेसी की बात करता था, जो सबको साथ लेकर चलने की बात करता था, उस मोर्चे पर उनको बहुत बड़ा झटका लगा है। लोगों को लगा है कि ये जैसा बता रहे थे वैसा नहीं है। अब उनके पास उम्मीद बची है गवर्नेंस के मुद्दे पर। अगर उनके पास 5 साल है और अगर वो परफॉर्म करके दिखाते हैं तो शायद इस नुकसान की भरपाई कर सके। लेकिन अगर उस मोर्चे पर जरा भी कमी नजर आती है, जरा भी नाकामी नजर आती है, तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। बिल्कुल, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि आखिर अरविंद केजरीवाल कितनी सफलता मिली, कितनी असफलता, और अरविंद केजरीवाल पर देश का मूड क्या है। सबसे बड़ी बात, अरविंद केजरीवाल में पर जो 2 सवाल पूछे गए, उसमें एक सवाल में तो अरविंद केजरीवाल की रेटिंग, तीसरे सवाल में तो अरविंद केजरीवाल की रेटिंग बहुत अच्छी है कि उनको प्रधानमंत्री के बाद दूसरे नंबर की जगह मिली है 13% के साथ। राहुल गांधी को उन्होंने पीछे छोड़ा है, सोनिया गांधी को उन्होंने पीछे छोड़ा है। लेकिन जो 2 सवाल है बेहद महत्वपूर्ण कि बड़े नेताओं को निकालना, और क्या केजरीवाल आपको महत्वपूर्ण और अच्छे चीफ मिनिस्टर लगते हैं, उन दोनों सवालों पे उनको नेगेटिव रेटिंग मिली है। सबसे पहले मैं चलता हूं केसी त्यागी जी के पास। त्यागी जी, इस नेगेटिव रेटिंग का कारण क्या है, क्योंकि उनका हनीमून पीरियड भी अभी खत्म नहीं हुआ है। देखिए, केजरीवाल और उनकी पार्टी और उनकी राजनीति भारतीय राजनीति का नूतन प्रयोग था। जब यूपीए के शासन के दौरान तमाम तरह की खबरें नजर आ रही थी, भारतीय जनता पार्टी भी उस समय और श्री नरेंद्र मोदी जी भी अपने उठान पर नहीं थे। तीसरी मोर्चे की ताकतें भी छिन्न भिन्न थी। उस समय परंपराओं से हट करके आदर्शवादी राजनीति का और संघर्ष की राजनीति के गर्भ से
नई राजनीति का जन्म हुआ था, जिसके जननायक थे अन्ना, और उसके बाद जिस तरह के आंदोलन के जरिए सारी परंपराओं का तोड़ते हुए एक नए किस्म की राजनीति का सूत्रपात इन्होंने किया था, तो इनसे उम्मीदें बहुत ज्यादा थी, जैसे नरेंद्र मोदी जी से उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। लेकिन इन्होंने सारे राजनीतिक दलों को अवैध घोषित करते हुए, परंपरागत ढांचों को निष्क्रिय बताते हुए, अनुपयोगी बताते हुए इन्होंने किया था। तो इस मामले में जो इनके यहां टूट फूट हुई है, जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, जिस तरह की खुफिया गिरिया की खबरें आई हैं, तो हम में, इनमें, बीजेपी में, कांग्रेस में मात्रा भेद कम हो गया। जिस नैतिकता के उच्च धरातल पर पहुंच करके राजनीति करते थे, उसमें कुछ कमी आई है, ऐसा करके मैं मानता हूं। लेकिन उनके पास अभी 4.5 साल का समय है और विपक्ष उनके सामने ना के बराबर है। कांग्रेस पार्टी तो 0 है और दूसरी पार्टी जो बड़ी पार्टी थी यहां की, वो 70 में 3 पर है, तो विपक्ष भी कुछ नहीं है। तो इसमें खतरा यह होता है कि मनमाने तरीके से काम करने का, जैसे भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली वाली सरकार मनमाने तरीके से काम करती है, ऐसे ही उनको भी काम करने का एक मौका मिलेगा। उसमें अच्छाइयां भी हो सकती हैं और बुराइयां भी हो सकती हैं। लेकिन जिस उम्मीदों से, जिन आशाओं से जनता ने उनको सर पे बैठाया था, मैं चाहता हूं सर पे बैठे रहें, वो नीचे आने का काम ना करें। नरसिम्हा राव साहब, क्लोजिंग कमेंट, 1 मिनट है आपके पास। मुझे भी दीपक जी, अच्छा 1 मिनट आपको भी। कुमार जी से सीखने के लिए नहीं, नीतीश कुमार जी अरविंद केजरीवाल से सीखने के लिए दिल्ली गए थे और उनके सक्सेस से प्रभावित हुए हैं। लेकिन जो वहां जिस प्रकार की घटना घटी है आम आदमी पार्टी में, जिस प्रकार की घमासान मचा हुआ है, इसके बाद मुझे लगता है नीतीश कुमार जी को लग रहा होगा ये हमसे सीख रहे हैं। जनता दल से हमने जिस प्रकार की लड़ाई, हम घरेलू लड़ाई हम लड़ते हैं, हम इनको सिखा कर आए हैं। और दूसरा विषय, जो अरविंद केजरीवाल की जो पॉपुलैरिटी घटी है मात्र 1.5 महीने में, आप ये इसका बहुत बड़ा संकेत है। इसलिए आप ये जब आंकड़े बता रहे हैं, वो दूसरे स्थान पर है प्रधानमंत्री रेटिंग्स में, वो कहीं दूसरे स्थान पर नहीं है, दूर दूर तक दूसरे स्थान नहीं है। जब 65% कहां, 68% मोदी जी के लिए और 13% मुझे नहीं लगता है कि इसको एक दूसरा नंबर के रूप में भी देखा नहीं जा सकता है। ठीक है, और तीसरा विषय जो इंपॉर्टेंट विषय है, प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार 12 साल देश के सबसे मुख्यमंत्री के रूप में उभरे थे। इंडिया टुडे के सर्वेस में हर साल 12 साल लगातार देश के सबसे बेहतर मुख्यमंत्री के रूप में उभरे हैं। और पहले तो 2 महीने में केजरीवाल कम से कम ये सर्वे में उस तरह की आंकड़े नहीं पाए हैं। तो इसलिए इसमें स्पष्ट है, तो इनका दिल्ली में ही इनको आगे बढ़ना मुश्किल होगा, तो देश में आगे बढ़ने की सवाल कहीं आज की स्थिति में कहीं नहीं दिखती है। रीता जी 30 सेकंड। आज जो आपने पूरी परिचर्चा की, इसमें 2 बातें स्पष्ट हो गई कि जो व्यक्तिवादी पार्टी है केजरीवाल जी की, जिसका कोई एक सिद्धांत नहीं स्पष्ट है, उसमें उनसे गलती नहीं हुई, क्योंकि चतुर खिलाड़ी हैं और उन्होंने सत्ता में कैसे पहुंचा जाए उस खेल को अच्छे से खेला। गलती जनता से हुई, जो समझ नहीं पाई कि उनकी मंशा सत्ता थी, उनकी मंशा व्यवस्था परिवर्तन नहीं थी। और जिस तरह से मोदी जी पर, केजरीवाल जी पर एक बहस शुरू हुई है और 10 महीने के अंदर और 3 महीने के अंदर लोगों की जो सोच है बदल रही है, इस बात की परिचायक है कि अहम, अहंकार और मैं सर्वज्ञाता हूं, ये भारतीय राजनीति में नहीं चलता। लोकतंत्र है, लोगों की अपनी ओपिनियन होती है, और आप देखिएगा साल भर बाद इन दोनों का ग्राफ और नीचे जाएगा। चलिए, टुनाइट विद दीपक चौरसिया में इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।